नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और लगातार अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो भी विद्यार्थी सभी प्रतियोगिता परीक्षा की, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहा हो या वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो जिसके अंदर जनरल साइंस आती है, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो अपनी टॉपिक वाइज होगी और जितने भी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वो सभी इस टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड होंगे और एक एक चीज मैं बिल्कुल बारीकी से आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। ये हमारा बिल्कुल एक प्रैक्टिस सेशन है, यहां से स्टार्ट होगा। अगर आप थ्योरी के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल दीपक साइंस क्लासेज पर जाइए, वहां पर आप थ्योरी की क्लास अच्छे से देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर कोई भी अपने डाउट वगैरह हो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वहां पर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। तो आज अपन शुरुआत करते हैं। स्पेसिकल ये क्लास रीट वाले विद्यार्थियों के लिए, आर्मी की तैयारी करने वाले, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है ये टेस्ट सीरीज। आप प्रत्येक टेस्ट सीरीज को देखिए और अगर आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसे जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपके शेयर करने से किसी को एक मार्गदर्शन मिले, किसी को गाइडेंस मिले, उसका भी भला हो जाए, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज अपन सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में पहला क्वेश्चन है और वो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिएगा। जो प्रकाश के जो वेग का क्रम होता है ना, वो याद रखिएगा बच्चों। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है। उससे कम किसमें होता है बच्चों? द्रव उससे कम किसमें होता है? उससे कम होता है बच्चों किसके अंदर? सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? निर्वात के अंदर होता है। उससे कम किसमें होता है? गैस के अंदर होता है। और उससे कम किसमें होता है? द्रव के अंदर होता है। सबसे कम प्रकाश का वेग किसमें होता है? ठोस के अंदर होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है। यह क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में पूछा गया था, एलडीसी में भी पूछा गया और बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा 10⁸ है तो यहाँ पर क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करता हूं तो आपको पता है अच्छे से, क्या पता है बच्चों? वो हम जानते हैं कि आपको पता है 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10⁻²। तो यहाँ पर मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, अगर हम सेंटीमीटर के बारे में बात करें तो क्लियर हो गया। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। निर्वात क्या होती है? जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पर हवा भी बहुत कम होती है, उसको हम बोलते हैं निर्वात या वैक्यूम बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि प्रकाश जब निर्वात में गति करता है तो उसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता है, जबकि यह ठोस के अंदर क्या आता है? प्रकाश के मार्ग में अवरोध ज्यादा आता है। इसलिए बच्चों ठोस में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा? निर्वात होगा। क्या होगा बच्चों? निर्वात होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये क्लियर हो गया। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होगा और कितना होगा ये भी मैंने क्लियर कर दिया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। उससे कम किस में होगा? दूसरे नंबर पर बात करें तो देखो हवा एक गैस है तो दूसरे नंबर पर हवा होगी। तीसरे नंबर पर पानी एक द्रव है, कांच ठोस है तो तीसरे नंबर पर पानी होगा। और सबसे कम किस में होगा? कांच में होगा। एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से क्लियर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट बॉक्स में आप मुझे दीजिएगा कि जो हमारे पास में प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है, जो प्रकाश तरंग होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है।
अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है या इनमें से दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी कमेंट बॉक्स में आप इसको पोज करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि क्या होती है। हाँ बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्रकाश जो तरंग होती है उसकी प्रकृति क्या होती है बच्चों? अनुप्रस्थ होती है। याद कैसे रखोगे? ध्यान से देखिएगा कैसे याद रखोगे? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ याद रखना। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर कैसे कि प्र से प्रकाश, इस प्र से प्रकाश और प्र से क्या हो गया? प्रस्थ। तो याद रखना प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था? प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया। जल्दी पहुंच करके इसका जवाब दीजिएगा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा, लाइव चैट में। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जवाब आ रहे हैं राइट। हाँ तो जो प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति होती है इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक एक बात को मैं क्लियर करता हूं। जो प्रकाश होती है ना उसकी प्रकृति क्या होती है? कणीय भी होती है और उसकी प्रकृति तरंगीय भी होती है। याद रखना, कण के रूप में जो प्रकाश होता है उसके अंदर क्या होता है? फोटोन कण होता है। क्या होता है? फोटोन कण होता है। बल्कि जबकि जो हमारे पास में प्रकाश होता है, प्रकाश का तरंगीय रूप कौन सा क्या होता है हमारे पास में? वो होता है हमारे पास में बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। इस बात को याद रखना। तो प्रकाश का जो तरंग रूप है वो हमारे पास में विद्युत चुम्बकीय तरंग है और प्रकाश का जो कणीय रूप है वो हमारे पास में क्या है? फोटोन है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अंदर कौन सा कण होता है? फोटोन। प्रकाश का कणीय रूप कौन सा होता है? फोटोन। जबकि प्रकाश का तरंगीय रूप कौन सा होता है? वो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्लियर ये बात? तो यहाँ पर हमारे पास में ये बात कि प्रकाश दोनों रूपों में पाया जाता है, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी बच्चों? तो ये बात बताई थी हमको सबसे पहले डे ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने ये बात बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा बच्चों? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। न्यूटन भी नहीं होगा, हाइगेंस भी नहीं होगा, डेविसन भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, जिसको हम डे ब्रोगली बोलते हैं या डी ब्रोगली बोलते हैं। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने इन्होंने इस बात के बारे में बताया था। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे लेवल से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने थ्योरी भी नहीं देखी है तो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। बच्चों मैंने अभी क्लियर किया है कि प्रकाश होता है ना, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अरे प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ध्यान से समझिएगा। और जब आपको पता है प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति भी तो कैसी होगी? अनुप्रस्थी होगी ना। तो याद रखिएगा, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति भी क्या होगी? अनुप्रस्थ होगी। तो क्लियर है ये क्वेश्चन का जवाब भी। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होगी? याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? अनुप्रस्थ। क्लियर? एक बात और बता दूं बच्चों, जब प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो याद रखना विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण भी वही होंगे जो प्रकाश के गुण होंगे। क्लियर ये बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो हमारे पास में प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका मुझे जवाब दीजिए कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? किसने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है? जल्दी से मुझे लाइव चैट के अंदर इसका जवाब दीजिएगा कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? बिल्कुल। अब ध्यान से समझिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो स्नेल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसके नियम दिए थे बच्चों? अपवर्तन के नियम दिए थे। तो याद रखना स्नेल का वैज्ञानिक का संबंध अपवर्तन के नियम से है। ग्रेमाल्डी ने दोस्तों विवर्तन की खोज की थी। ठीक है, हाइगेंस के बारे में बात करूं तो हाइगेंस ने
प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। और बच्चों मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जो प्रकाश होता है वो एक क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण भी वही होते हैं जो बच्चों किसके होते हैं, प्रकाश के होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग का भी सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। कितना होता है, वही होता है हमारे पास में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर सेंटीमीटर में बोले तो 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। और जिस प्रकार से प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगों को भी याद रखना बच्चों, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश की तरह यह भी सीधी सरल रेखा में संचरित होती है, इस बात को भी ध्यान से रखिएगा। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिएगा। और इसकी प्रकृति भी अनुप्रस्थ होती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, इसका मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप, कि जो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑप्शन के अंदर मिस्टेक है। गैलीलियो ने तो दूरबीन का आविष्कार किया था, न्यूटन ने भी नहीं किया, हाइगेंस ने भी नहीं किया और आइंस्टीन ने भी नहीं किया। तो दोस्तों इसको मैं करेक्शन कर दूंगा, लेकिन याद रखिएगा प्रकाश का जो वेग सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोमर नामक साइंटिस्ट ने क्या ज्ञात किया था, प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। ये बात आप ध्यान से याद रखिएगा। क्लियर? उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये मुझे जवाब दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लेता है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। बिल्कुल राइट। तो देखिएगा आपको पता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट और कई बुकों में मिलता है आपको टाइम 16 सेकंड का समय मिलता है। एनसीईआरटी 11th क्लास के अंदर 20 सेकंड दे रखा है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो अगर 8 मिनट 20 सेकंड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 480, 8 × 48 और 20 और ऐड करते हैं तो 500 सेकंड हो गई हमारे पास में। कितनी हो गई? 500 सेकंड हो गई। लेकिन अगर हमारे पास में 500 सेकंड ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर 496, इसका मतलब इसने 8 मिनट 16 सेकंड माना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के अंदर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा 496 सेकंड होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि प्रकाश का जो रंग होता है, आपको पता है सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? विबग्योर। वी का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? वोयलेट होता है। आई का मतलब क्या होता है? इंडिगो होता है। बी का मतलब ब्लू होता है। जी का मतलब ग्रीन होता है। वाई का मतलब येलो होता है। ओ का मतलब ऑरेंज होता है। आर का मतलब रेड होता है। तो सूर्य का प्रकाश इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और इन 7 रंगों का, या मैं कहूँ सूर्य के प्रकाश के अंदर रंग का निर्धारण किससे होता है? तो बिल्कुल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? सूर्य के प्रकाश में रंग का निर्धारण याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य से होता है। किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से होता है, न कि वेग से, न कि तीव्रता से, न कि आयाम से। तो याद रखिएगा रंग का निर्धारण किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से होता है। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको अच्छे से। यहाँ पर आप ये क्रम याद रखिएगा विबग्योर। और याद रखिएगा जैसे जैसे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें याद रखिएगा जैसे हम वोयलेट से रेड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बढ़ती है। तो याद रखिएगा जो हमारे पास में लाल कलर का प्रकाश है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, वो सबसे ज़्यादा होती है। जबकि वोयलेट कलर का जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है, मिनिमम होती है।
क्या होती है, मिनिमम होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तो याद रखिएगा लाल रंग की, और अगर सबसे कम पूछे तो बैंगनी कलर की। अब देखो जैसे जैसे हम वोयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है, और याद रखिएगा तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है तो बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है तो ऊर्जा है ना, एनर्जी, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए याद रखिएगा अगर लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा है तो लाल रंग की एनर्जी कम होगी, बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इस रंग के प्रकाश की। क्लियर ये बात, अच्छे से के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य से, याद रखिएगा बच्चों, सूर्य से ऊर्जा के लगातार उत्सर्जन का क्या कारण है। बच्चों जो सूर्य का प्रकाश बनता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा होती है, तो सूर्य के अंदर जो उष्मा का जो, या मैं कहूं ऊर्जा को जो लगातार उत्सर्जन होता है वो किसके कारण होता है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि तारों का रंग होता है वो किस घटना के कारण होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इसी को कि सूर्य या तारों के अंदर जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो कौन सी घटना होती है, ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा फटाफट, क्या होगा। हाँ अब देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही सूर्य के क्रोड के अंदर और तारों के क्रोड के अंदर क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और याद रखिएगा जो हमारे पास में हाइड्रोजन बम होता है ना बच्चों, हाइड्रोजन बम तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। और जो परमाणु बम होता है ना, परमाणु बम, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। और नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, ओटो हॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की थी, ओटो हॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की थी, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम है, कौन सा बम, परमाणु बम है वो किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन की घटना पर। तो यहाँ पर सूर्य के अंदर ऊर्जा का जो लगातार उत्सर्जन है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है, या तारों के अंदर पूछ ले तो भी आप नाभिकीय संलयन ही बताओगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है चंद्रमा किस तरह का पिंड है, चंद्रमा किस तरह का पिंड है, प्रदीप्त पिंड है या अप्रदीप्त पिंड है, या उपयुक्त दोनों में, दोनों टाइप का है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि चंद्रमा किस तरह का पिंड है। बिल्कुल राइट, चंद्रमा होता है बच्चों वो किस तरह का पिंड होता है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, अप्रदीप्त। चंद्रमा होता है वो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न न करके सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकाशमान होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अप्रदीप्त पिंड कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जाम में, और ये क्वेश्चन एक बार आरएएस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, आरएएस 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबा दे, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, मतलब वह कौन सा प्रयोग है, इस क्वेश्चन को ये कहा गया है वह कौन सा प्रयोग है जिसके आधार पर यह सिद्ध हो गई थी, या जिस घटना के आधार, जिसके आधार पर यह सिद्ध हुआ था कि वास्तव में प्रकाश तरंग होती है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा वह कौन सा घटना थी या कौन सा प्रयोग था, तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि किस घटना के आधार पर यह बात सिद्ध हो गई थी। बिल्कुल हाँ, तो ध्यान से देखिएगा इसका राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा, तो याद रखिएगा प्रकाश तरंगों के जो अनुप्रस्थ प्रकृति के होने के प्रमाण है वो हमें द्वि अपवर्तन की घटना से भी नहीं मिलते, परावर्तन की घटना से तो हमें प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या होती है। लेकिन सबसे पहले ध्रुवण के प्रयोग से और ध्रुवण की खोज की थी बच्चों किसने, फेनल नामक वैज्ञानिक ने। और ध्रुवण की खोज से यह बात सिद्ध हो गई थी कि प्रकाश तरंग होती हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है,
अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा, जिन तरंगों का ध्रुवण हो जाता है उनकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। या मैं कहूं कि ध्रुवण होता ही किनका है? अनुप्रस्थ तरंगों का है। याद रखिएगा इस बात को कि ध्रुवण होता है ना, वो किन तरंगों का होता है? अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो ध्वनि तरंग होती है ना बच्चों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। इसलिए याद रखना, जो ध्वनि तरंगे होती हैं उन ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण हो जाता है। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का कणिका का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश के कणिका या कणिकावाद का सिद्धांत किसने दिया? कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले ये बात बताई कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कणीय होती है। कणीय होती है। इसका मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, किसने बताया कि प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल राइट। तो किसने बताया था ये? सबसे पहले देखो, हाइगेंस ने प्रकाश की किस प्रकृति के बारे में बताया? तरंग। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या होता है? तरंग होता है। मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। देखो अभी दो आंसर तो क्लियर हो गए, डेविसन और एक जर्मर। डेविसन के साथ में एक जर्मर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात सिद्ध की थी, एक्सपेरिमेंट के तौर पर सबसे पहले प्रयोग करके ये बात सिद्ध की थी कि प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है, प्रकाश कण के रूप में भी होता है। लेकिन प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में केवल और केवल किसने बताया था? न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? न्यूटन होगा, बी होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव व व्यतिकरण की व्याख्या क्रम से प्रकाश की किस प्रकृति के आधार पर की जा सकती है? ध्यान से समझिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव और व्यतिकरण की व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति से कर सकते हैं? तरंग प्रकृति से कर सकते हैं या कण प्रकृति से कर सकते हैं? तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा बच्चों, तीन घटनाएं बता रहा हूं मैं। एक तो आपको मैं बता रहा हूं प्रकाश विद्युत प्रभाव, एक आपको मैं बता रहा हूं कॉम्पटन प्रभाव, और एक मैं आपको बता रहा हूं बच्चों रमन प्रभाव। ऐसे याद रख सकते हो आप, प्र मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव, का मतलब कॉम्पटन प्रभाव, रे मतलब रमन प्रभाव। इन तीनों घटनाओं को आप छोड़ दो, बाकी सभी इन तीनों घटनाओं की व्याख्या तो प्रकाश की कौन सी प्रकृति से की जा सकती है? कणीय से। और इन तीनों को छोड़ करके जितनी भी मोस्ट ऑफली प्रकृति हैं उन सभी की व्याख्या तरंग से की जा सकती है। जैसे अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ, ध्रुवण हुआ, ठीक है ना, इन सभी प्रकीर्णन हुआ, उन सभी की व्याख्या अपन किससे कर सकते हैं बच्चों? तरंग प्रकृति से कर सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन इसकी व्याख्या है ना, वो व्याख्या किसने की थी बच्चों? आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। ये भी बात याद रखिएगा। क्लियर? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज तो किसने की? हर्ट्ज ने। व्याख्या किसने की? आइंस्टीन ने कब की? 1905 में की। और याद रखना, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो किसकी खोज के लिए मिला था? किसकी व्याख्या करने के लिए मिला था? वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। और साथ में ये भी याद रखिएगा, कॉम्पटन प्रभाव है, इसकी खोज कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने की, जो प्रकाश की कणीय प्रकृति को बताता है। और रमन प्रभाव की खोज भारतीय वैज्ञानिक, याद रखिएगा साथ में अच्छे से, कि हमारे पास में जो रमन प्रभाव की खोज है ना, रमन प्रभाव की खोज वो भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने की थी। किसने की थी? सीवी रमन ने। इसके लिए इनको 1929-30 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इनके जन्म दिवस पर 28 फरवरी, याद रखिएगा कब? 28
28 फरवरी का मतलब आपको पता है ना, फरवरी के अंदर वैलेंटाइन डे आता है। कब आता है? 14 फरवरी को। इसके 14 दिन बाद में क्या आता है? 28 फरवरी आती है। और 28 फरवरी को याद रखिएगा दोस्तों, हमारे भारत के अंदर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वो भी क्यों मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। और साथ में इसी दिन इन्होंने रमन प्रभाव की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है ना। इसके लिए भारत के अंदर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में जो हुआ था उसके अंदर भी ये पूछा गया था, दिल्ली पुलिस के अंदर भी पिछली बार पूछा गया था। ठीक है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लियर मैंने कर दिया अच्छे से कि प्रकाश है। अब देखो देखो ध्यान से देखिएगा, अब क्लियर हो गया क्वेश्चन का जवाब। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हम किससे कर सकते हैं? कण से। तो ये कण आ गया पहला ऑप्शन। और व्यतिकरण की व्याख्या तरंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। क्लियर हो जाना चाहिए। अरे भाई, न्यूटन ने प्रकाश का कणिकावाद का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? कणिकावाद का। डी ब्रोगली ने ये बताया था द्वैत प्रकृति। प्रकाश की कौन सी प्रकृति के बारे में बताया? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। ग्रेमाल्डी ने विवर्तन की खोज की। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। चलो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ में प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। गति बढ़ती है या घटती है या वैसे ही रहती है या अचानक से कम हो जाती है? जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा बच्चों, प्रकाश की गति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो गति रहती है वही गति रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वैसे ही रहती है, मतलब गति नो चेंज। प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? मैंने आपको इस क्वेश्चन का जवाब पहले भी बताया था, लेकिन अभी 4 ऑप्शन है। आप बिल्कुल राइट जवाब दीजिएगा। क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रकाश का जो निर्वात में वेग होता है वो कितना होता है। जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना होता है। हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बताया। आप मोस्टली क्या याद रखते हो कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, वो भी किसमें? निर्वात में। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बच्चे गलती क्या कर देते हैं? 3 × 10⁸ देखते हैं वो, और 8 देखने के बाद में गलती कर देते हैं। वो जल्दबाजी में 10⁸ देखते हैं, राइट का चिन्ह लगा देते हैं। अरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 × 10⁸ है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटीमीटर है। और जब 3 × 10⁸ होगा तो सेंटीमीटर नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा, जब 3 × 10⁸ है हमारे पास में, तो यहाँ पर किलोमीटर है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। मैंने दो आप, और यहाँ पर क्या है? मील प्रति सेकंड है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब मैं आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तो नहीं पूछ रहा, यहाँ पर एक बार सेंटीमीटर में है, देखते हैं। और जैसे ही सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो अपन क्या करेंगे? 3 × 10⁻, इसको अपन को 8 को 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 8 और 2 क्या हो जाएगा? 10। तो इसका राइट आंसर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रकाश है, उस प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सर्वप्रथम प्रायोगिक सत्यापन किस वैज्ञानिक ने किया? ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैंने इसकी थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। डी ब्रोगली ने तो द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था, केवल बताया था कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश होता है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय होती है। ठीक है। मैक्सवेल ने बताया नहीं, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है।
तो इसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था दोस्तों? डेविसन और जर्मन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका प्रायोगिक सत्यापन किया था। क्लियर ये बात? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका मुझे जल्दी से जवाब दीजिए। इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है, इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था प्रकाश के अंदर प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। एक हमारे पास में कणीय होती है, एक हमारे पास में तरंगीय होती है। कण के रूप में क्या मिलता है? प्रकाश में फोटोन मिलता है, और तरंग के रूप में प्रकाश के अंदर क्या मिलता है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग मिलती है। और मैंने आपको ये भी बात बताया था प्रकाश के अंदर कणीय रूप में फोटोन मिलता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्लियर हो गया, फोटोन। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोन की खोज किसने की? तो फोटोन को प्रारंभ में क्वांटा कहा गया था दोस्तों। क्या कहा गया था? क्वांटा। और ये क्वांटा मैक्स प्लांक ने कहा गया था, लेकिन इसके गुणों के बारे में सारी जानकारी आइंस्टीन ने दी थी, इसलिए इसकी खोज का श्रेय आइंस्टीन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आइंस्टीन को दिया जाता है। याद रखिएगा, ये फोटोन प्रकाश के अंदर उपस्थित होता है, इसलिए याद रखिएगा फोटोन का वेग भी प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है ना, विराम द्रव्यमान, वो कितना होता है? शून्य होता है। इंपॉर्टेंट है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। क्यों? क्योंकि प्रकाश कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, स्थिर अवस्था में फोटोन का स्थायित्व नहीं होता है, इसलिए विराम अवस्था में फोटोन होगा ही नहीं, तो इसका विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। क्लियर? और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक उदासीन है कण है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी बच्चों? खोज तो किसने की थी? इसकी गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन इसके गुणों के बारे में, स्थिति के बारे में, नाम के बारे में किसने दिया था? सब कुछ डिटेल रदरफोर्ड ने दिया था। इस बात को भी याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे कि प्रकाश विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? देखो, इस क्वेश्चन का भी जवाब आप अच्छे से दे सकते हो, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि प्रकाश विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसने की? मैंने बताया था विवर्तन के बारे में। विवर्तन हमें प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताता है, ध्रुवण हमें प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताता है। ध्रुवण से ये सिद्ध हुआ था सबसे पहले कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अपवर्तन भी प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा? रमन प्रभाव, जो प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में बताता है। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। हम प्रकाश के कम से कम 150 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो हमारा एक तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाए। भले ही अगर हम थ्योरी भी नहीं पढ़ते, मैं साथ में अच्छे से एक एक चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से व्याख्या कर रहा हूँ। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, वो मेहनत सफल हो एक तरीके से। बिल्कुल मेरा जो उद्देश्य है वो मेरा पूरा हो, ताकि सभी लोगों तक, सभी विद्यार्थियों तक मेरे द्वारा जो निःशुल्क जो भी मटेरियल, जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं दे पा रहा हूँ, वो सभी विद्यार्थियों तक पहुँचे, और उस नॉलेज का उन विद्यार्थियों को कोई ना कोई प्रतियोगिता परीक्षा में उसका पूरा फायदा मिले। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, माता पिता की सेवा करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें।